हेलो क्लास 10, मैं हूं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, और स्वागत करती हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो आपको प्रोवाइड करवाता है हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ बहुत सारे टॉप कोर्सेज, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। सीबीएसई सिलेबस, स्टेट बोर्ड सिलेबस, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सीयूईटी, बहुत सारे ओलंपियाड्स, इन सभी का मटेरियल आपको यहाँ पर मिल जाएगा आसानी से, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। और वीडियोस की एक्सेस के लिए आपके पास यूट्यूब के अलावा www.magnetbrains.com की वेबसाइट भी है, वहाँ पर भी आपको सभी के सभी वीडियोस इजीली अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होते हैं, आप विजिट कर सकते हैं। और अब आपके लिए अवेलेबल है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सभी ई नोट्स, सभी नोट्स इजीली अवेलेबल, तो वहाँ आप वो भी ग्रैब कर सकते हैं। तो इसका मतलब आपके लिए इतना कुछ है यहाँ पर। तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब फिर भी नहीं किया है, अगर इतना सब कुछ मिलने के बावजूद भी, तो इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट्स। और अब हम देखते हैं कि आज मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, और आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे, यानी कुर्ग। और हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपने पार्ट 1 अ बेकर फ्रॉम गोवा ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से देख लिया है स्टूडेंट्स। इसके सभी इससे रिलेटेड सभी वीडियोस जो हैं, चाहे वो एक्सप्लेनेशन हो, समरी हो, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, सभी कुछ अवेलेबल है। उन्हें भी अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो इसका सबसे पहला हिस्सा है इस चैप्टर का, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का। और भूलिए नहीं, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स। तो चलिए इसी सब इंफॉर्मेशन के साथ हम हमारा कुर्ग ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि किसने लिखा है इसे। इसे लिखा है लोकेश अब्रोल ने। अब ये लोकेश अब्रोल जो हैं वो क्या हैं, बेसिकली पेशे से तो ये एक डॉक्टर हैं, ऑलराइट। और इन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा क्या कहना चाहिए, ये राइटर भी हैं, ये डिस्कवर भी करते हैं, इधर से एडवेंचरर भी हैं, यानी ये पूरा पैकेज है। यानी सिर्फ डॉक्टर नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं। तो हालांकि ये पूरी तरीके से सेटल्ड हैं गुड़गांव में, तो फिर इन्होंने कुर्ग के बारे में क्यों लिखा? कुर्ग के बारे में इन्होंने इसलिए लिखा है क्योंकि इन्होंने ये बहुत ही शार्प ऑब्जर्वर रहे हैं। तो जहाँ पर भी, क्योंकि इन्हें एडवेंचर करना बहुत पसंद है, इधर से उधर घूमना, अलग अलग और नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना इन्हें बहुत पसंद है, इसीलिए जब ये कुर्ग गए तो इनकी जो शार्प ऑब्जर्वेशन पावर है ना, उसके थ्रू उन्होंने इस जगह को बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लोर किया और हमें इसके बारे में बताया। और जैसे कि चैप्टर ही है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, यानी भारत की झलकियाँ, तो कुर्ग की भी एक झलकी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। इसके अलावा ये भी बता दूं कि इन्होंने एक फर्स्ट स्ट्रे काउ शेल्टर भी गुड़गांव में शुरू किया था। स्ट्रे काउस का मतलब वो होता है वो गायें जिनका शेल्टर नहीं होता, यानी जो रोड्स पे हमें अक्सर देखने को मिल ही जाती हैं जो गायें, और स्पेशली बारिश के मौसम में तो सड़क पर ही बैठ जाती हैं। तो ऐसी गायें के लिए भी इन्होंने एक शेल्टर होम स्टार्ट किया था, जहाँ पर एक तरीके की गौशाला कहना ठीक होगा, तो वो गौशाला भी इन्होंने शुरू की थी। तो यानी एज ए ह्यूमन बीइंग भी वो बहुत ज़्यादा अच्छे और सरल स्वभाव के हैं। तो इन्होंने ही कुर्ग की एक झलकी आपके सामने लेकर आए हैं। तो देखते हैं इन्होंने किस बारे में इस चैप्टर में, इस स्टोरी में बताया है। कुर्ग इज कॉफ़ी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। यानी कुर्ग जो है वो एक कॉफ़ी, अब कंट्री नहीं है, बेसिकली कंट्री का यहाँ मतलब ये है कि कंट्री साइड आप जानते होंगे जो आउटस्कर्ट्स में होता है कंट्री साइड, या रूरल एरिया जो होता है, इजंट इट। तो वो जो एरिया होता है वो हमारा होता है कंट्री साइड। तो कुर्ग भी इसी तरीके का एक एरिया है। ये मिडवे में आता है। कौन से मिडवे में आता है? मैसूर से अगर आप मैंगलोर की ओर जाएंगे तो मैसूर और मैंगलोर के बीच में कहीं कुर्ग आता है, और बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। ऐसा लगता है मानो जन्नत है। तो यहाँ, और ये क्या है, बेसिकली यहाँ पर कॉफ़ी जो होती है ना, कॉफ़ी की प्लांटेशंस हैं, यहाँ कॉफ़ी उगाई जाती है। जैसे टी के प्लांटेशंस होते हैं, कॉफ़ी के भी प्लांटेशंस होते हैं। तो वहाँ
कॉफ़ी उगाई जाती है और उसके लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। आपको बड़े बड़े बागान यहाँ मिल जाएंगे, तो कॉफ़ी के लिए तो है ही। इसके अलावा ये किस चीज़ के लिए फेमस है? रेन फॉरेस्ट के लिए और स्पाइसेस के लिए, यानी मसालों के लिए। तो रेन फॉरेस्ट क्या होता है? रेन फॉरेस्ट बेसिकली वो ट्रॉपिकल एरियाज़ होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो जो जंगल होते हैं वहाँ पे, तो बारिश से एकदम घने जंगल रहते हैं, हरे भरे जंगल एकदम रहते हैं, तो वो जो हैं वो रेन फॉरेस्ट कहलाते हैं। तो कुर्ग जो है अपने सुंदर रेन फॉरेस्ट के लिए, कॉफ़ी के लिए और स्पाइसेस के लिए बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि ये मिडवे में कहीं आता है। कहाँ से कहाँ तक जाएंगे? जब हम मैसूर से कर्नाटक की ओर जाते हैं तो वहाँ रास्ते में बीच में मिडवे में कहीं, मिडवे होता है बीच में कहीं, रास्ते के बीच में कहीं, वहाँ पर ये सिचुएटेड है। तो ये बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही बढ़िया जगह है। अक्सर लोग यहाँ छुट्टियाँ मनाने के लिए जाया करते हैं। और ये मानो कि जैसे ये जो है जगह जो है, मानो स्वर्ग का एक टुकड़ा है जो अवश्य ही ईश्वर के राज्य से निकला होगा। मतलब सिर्फ सुंदर ही नहीं है या सिर्फ हेवन ही नहीं है कि दूसरा हेवन यहाँ बना है, दूसरा हेवन नहीं बना है, ये भगवान वाला ही वो हेवन है, वो स्वर्ग है। और उस स्वर्ग का ही एक हिस्सा टूट के मानो धरती पे आ गिरा हो, और वो आज कुर्ग कहलाता है। इतना ज़्यादा सुंदर है ये। तो ये जो लोकेश अब्राल है, इन्होंने इतना अच्छे तरीके से कुर्ग के बारे में और सुंदरता से बताया है स्टूडेंट्स। आई होप आप भी इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते दिमागी तौर से तो एटलीस्ट कुर्ग पहुंच ही जाएंगे। और प्लीज़ पहुंच ही जाना, क्योंकि इतनी सुंदर जगह यूं कभी जाने को मौका मिले ना मिले पता नहीं, इस चैप्टर के थ्रू तो वहां पहुंच ही जाएंगे हम। आगे बढ़ते हैं। This land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, ब्यूटिफुल women and wild creatures। अब देखिए, पहले तो हमने बता दिया कि किस चीज़ से ये फेमस है। एक तो कॉफ़ी की वजह से, इसके रेन फॉरेस्ट की वजह से, और तीसरा क्या बताया था? स्पाइसेस की वजह से। लेकिन सिर्फ ये तीन चीज़ें ही नहीं है जो कुर्ग को इतना फेमस बनाती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और वो क्या है? रोलिंग हिल्स। रोलिंग हिल्स का मतलब क्या होता है? रोलिंग हिल्स के दो मतलब होते हैं स्टूडेंट्स। एक तो होते हैं ऊंची नीची पहाड़ियाँ, है ना, इस तरीके से छोटी बड़ी, और इस तरीके से एक तो ये होता है रोलिंग हिल्स। इसके अलावा रोलिंग हिल्स का मतलब होता है जो पहाड़ों में जो रास्ते बने होते हैं, तो बहुत ही घुमावदार रास्ते होते हैं। यहाँ अगर मैं आपको इस तस्वीर के थ्रू बताऊं तो देखिए कितने घुमावदार हैं। यहाँ गए, यहाँ यहाँ यहाँ, और एकदम बहुत ही घुमावदार। पहाड़ों में रास्ते सीधे तो हो ही नहीं सकते ना, घुमावदार ही होते हैं। तो ये रोलिंग हिल्स का ये मतलब होता है कि एक तो रास्ते बहुत घुमावदार होना, और पहाड़ियों का जो होता है ना, बहुत ज़्यादा छोटी बड़ी पहाड़ियाँ होना, अति में वो डिफरेंस होना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बेसिकली रोलिंग हिल्स कहलाता है। तो जो दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहैबिटेड बाय, इनहैबिटेड का मतलब दिया हुआ है कि यहाँ कौन रहता है? टू लिव और ऑक्यूपाई, यानी कौन यहाँ रहता है, किस तरीके के लोग यहाँ रहते हैं? यहाँ पर रहते हैं प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, ब्यूटिफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रीचर्स। यानी यहाँ पे मार्शल मैन कौन है? रिलेटिंग टू वॉर और वॉरियर। देखिए, मार्शल का मतलब बेसिकली होता है, जैसे मार्शल आर्ट्स होते हैं ना, जूडो कराटे हो गए, ताइक्वांडो हो गया, मार्शल आर्ट्स अलग अलग तरीके के होते हैं। तो मार्शल का मतलब तो वही होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं मार्शल मैन की, तो इसका मतलब ये होता है कि आर्मी में अगर हो सकता है कोई व्यक्ति हो। जैसे वॉर और वॉरियर का मतलब यहाँ पे क्या है? वॉर वॉरियर से मतलब निकल कर आता है कि आर्मी से जुड़े हुए लोग। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आर्मी में इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है देश के लिए। तो वो भी हैं, जिसके बारे में भी हम थोड़ा सा आगे चल के ज़रूर पढ़ेंगे। मार्शल मैन है, यहाँ की जो महिलाएं हैं, जो औरतें हैं, बहुत सुंदर होती हैं। उसके अलावा है वाइल्ड क्रीचर्स, यानी जंगली जानवर। तो ये सब भी यहाँ पर भरपूर है। मतलब जगह छोटी सी है लेकिन बहुत ही सुंदर है। और देखिए कितनी सब चीज़ों से सराबोर है, कितना कुछ आपको यहाँ एक छोटी सी जगह पे देखने को मिल जाएगा। और वाकई में स्टूडेंट्स, अगर कभी मौका मिले ना कुर्ग जाने का तो मिस नहीं करना है, बहुत ही बढ़िया जगह है। ये इसका हिंदी अनुवाद है जो
इंग्लिश अनुवाद को अगर देखें तो उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। वो क्यों है, मैं जब रीड करूँगी तो समझ में आ ही जाएगा कि यह नीचे असमान पहाड़ियों वाला स्थान है और इस प्रकार कुर्ग को घुमावदार पहाड़ियों की भूमि कहा जाता है, जो कि रोलिंग हिल्स में बता चुकी हूँ आपको। इसमें कई घुमावदार पहाड़ियाँ हैं। इन लुढ़कती पहाड़ियों का निर्माण या तो पहाड़ के कटाव, यानी ये बेसिकली यहाँ ये बताया है कि किस तरीके से इतना जो रोलिंग और इतना जो ऊंच नीच है, पहाड़ियाँ, असमान पहाड़ियाँ हैं, वो बनी कैसे। तो बेसिकली या तो जब रास्ते बना रहे होंगे, तब जब खुदाई हुई होगी तब वो पहाड़ कटे हैं, एक तो तब बने होंगे, दूसरा जब दूसरी जगह कहीं पहाड़ कट रहे होंगे तो वहाँ की जो मिट्टी उठाकर यहाँ डाली तब इस तरीके का बन गया होगा। अब आप सोच रहे होंगे मैम कहीं पर भी पहाड़ हो वहाँ पर तो ऐसे ही होता है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होता है, लेकिन जब हम कुर्ग की स्पेशली बात कर रहे हैं तो यहाँ की पहाड़ियाँ बाकियों पहाड़ियों की से अगर तुलना करें तो घुमाव थोड़े से अलग किस्म के हैं, इसलिए यहाँ पर जो बातें हो रही हैं इस ज़्यादा ध्यान इसीलिए इस जगह पे दिया जा रहा है। तो इस तरीके से ये पहाड़ियाँ बनी हैं और ये लेखक के अनुसार यही है कि यहाँ बहादुर योद्धा मैं बता चुकी हूँ आपको, सुंदर महिलाएं ये भी बता चुकी हूँ, और जंगली जानवर रहते हैं ये भी बता चुकी हूँ। तो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ पे। तो यहाँ पर है कुर्ग और कोडागु या कोडगु। स्टूडेंट्स, कुर्ग को सिर्फ दूसरे नामों से भी जाना जाता है, जिसमें से कोडगु या कोडागु दोनों ही कैसे भी बोल सकते हैं इसको, कोडगु या कोडागु। इन दोनों में से किसी भी नाम से और बुला सकते हैं। तो कुर्ग को सिर्फ कुर्ग ही कहकर नहीं बुलाते, कोडगु या कोडाकू कह के भी बुलाया जाता है और बहुत कॉमनली जाना जाता है। इनफैक्ट कुर्ग के जो नेटिव्स होते हैं ना, वहाँ के रहवासी, वो अक्सर इसे कोडाकू कहकर ही बुलाते हैं। ऑलराइट, तो ये इट इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, मतलब कर्नाटक जो है उसकी स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। अब यहाँ मुझे कर्नाटका बोलते बोलते ये रियलाइज़ हो रहा है कि पिछली एक स्लाइड पे मैं जब आपको मिडवे बता रही थी तो शायद मैंने मैंगलोर की जगह कर्नाटक बोल दिया, जो मुझे अभी एहसास हो रहा है। मैं उसको अभी के अभी करेक्ट करती हूँ स्टूडेंट्स। आप जब यहाँ पे मैसूर से जब मैंगलोर की ओर जाते हैं तब रास्ते में कुर्ग पड़ता है। यहाँ मैंने बीच में मैंगलोर की जगह कर्नाटक बोल दिया था। मैं इसको आई एम रियली सॉरी, मैं इसको यहाँ ठीक करती हूँ। तो मैसूर से मैंगलोर, M to M इस तरह से याद रखेंगे, स्पेशली मैं भी, मेरे से भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो जब मैसूर से मैंगलोर की ओर जाते हैं तो रास्ते में ये कुर्ग पड़ता है, और कुर्ग जो है ये कर्नाटक का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, सबसे द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका इज़ होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट्स। ये हमने सबसे पहली स्लाइड में पढ़ा था इस चैप्टर की कि ये जो रेन फॉरेस्ट्स हैं, यानी जो हमेशा सदाबहार रहते हैं, हमेशा हरियाली रहती है और घने रहते हैं ये जो जंगल होते हैं, तो ये घर है ऐसे जंगलों का। यानी यहाँ पर इस तरह के जंगल बहुत हैं, ट्रॉपिकल रीजन है बेसिकली, तो यहाँ बारिश बहुत होती है। स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस, प्लांटेशंस का बेसिकली मतलब है बागान से यहाँ है कि यहाँ पर इनकी खेती होती है, कॉफ़ी की खेती होती है। अ लार्ज फार्म और स्टेट फॉर ग्रोइंग टी, कॉफ़ी, शुगरकेन एट्सेट्रा। यानी बागान, बगीचा नहीं, बागान, ये ध्यान रखिए, बगीचा और बागान अलग होते हैं, और यहाँ हम बागान की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो प्लांटेशंस हुए बागान, तो रेन फॉरेस्ट्स हैं, स्पाइसेस हैं, और कॉफ़ी के प्लांटेशंस हैं, कॉफ़ी के बागान हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट्स कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। इसका मतलब है कि ये जो फॉरेस्ट्स होते हैं, ये जो एक तो स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, उस स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट का भी जो 30% एरिया है ना, वो किससे घिरा हुआ है, इन एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट से। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट को हिंदी में बोलें तो बोलेंगे सदाबहार, सदाबहार जो जंगल होते हैं। तो सदाबहार मतलब हमेशा ही हरे भरे रहने वाले, क्योंकि अच्छी बारिश होती है और बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है। तो इतने बढ़िया, अब आप सोचिए कितनी हरियाली होती होगी। एक तो छोटा सा जगह है, छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है, उसमें से भी लगभग 30% एरिया जो है वो एकदम जंगलों से भरा हुआ है। उसके अलावा
जो बाकी का एरिया है वहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों पर भी अच्छी भरी हरियाली है और प्लांटेशंस हैं कॉफ़ी के और स्पाइसेस की भी वहाँ पे उगाए ही जाते हैं। तो इसका मतलब है कितनी हरी भरी जगह होगी और कितना सुंदर यहाँ नज़ारा होगा। तो यहाँ पर जो लोकेश अब्राल है उनका ये कहना तो बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे ये वाकई में जन्नत नहीं है बल्कि जो भगवान की जन्नत है वही टुकड़ा टूटकर यहाँ नीचे धरती पर कुर्ग के रूप में आके गिर गया है। आगे बढ़ते हैं। During the monsoons, it pours enough to keep many visitors away. The season of joy commences from September and continues till March. अब देखिए यहाँ पर इन्होंने कुर्ग के बारे में सब बताते बताते अब्राल साहब ने क्या किया है, अब्राल ने ये भी किया है कि बताया है कि किस सीज़न में आपको जाना चाहिए और किस सीज़न में नहीं जाना चाहिए। अब देखिए ये है एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट का एरिया, यानी बारिश तो यहाँ बहुत बढ़िया होती होगी जमकर। यहाँ पर आपको बताया गया है कि जब बारिश हो रही है तो इतनी बौछार, पोरिंग का मतलब क्या होता है, गिरना, पानी गिरना या कोई भी लिक्विड पदार्थ का गिरना। तो बारिश गिरने की बात यहाँ हो रही है। तो मॉनसून के साथ मतलब जब मॉनसून सीज़न होता है, बारिश का जो सीज़न होता है जब वो आता है तो इतनी बारिश होती है कि वो जितने भी विजिटर्स हैं या जितने भी पर्यटक भी हैं, ट्रैवलर्स भी हैं जो घूमने फिरने आना चाहते हैं, वो दूर रह सके, इतनी बारिश होती है। यानी इतनी ज़्यादा बारिश होती है स्टूडेंट्स कि आ ही नहीं सकते। जो बच्चे हैं, वो जो घूमने फिरने वाले लोग हैं, वो घूमने नहीं आ सकते यहाँ, क्योंकि जब देखो बारिश होती रहती है तो आप घूमोगे क्या? आप तो या तो होटल रूम में ही एकदम आपको बंद ही होकर जेल जैसा हो जाएगा। तो आपको यहाँ बारिशों की सीज़न में तो बिल्कुल नहीं आना है, कहीं घूम फिर नहीं पाओगे और सब बंद भी हो जाता है। लेकिन सितंबर से लेके और मार्च तक जो है यहाँ पर घूमने फिरने का मौसम जो है एकदम बन जाता है और बिल्कुल आप घूम सकते हो। अब यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है कमेंसेस। कमेंसेस का मतलब होता है बिगिंस, यानी सितंबर से घूमने फिरने के लिए, विजिटर्स के लिए, ट्रैवलर्स के लिए, इन सब के लिए जो है सितंबर में ये समय स्टार्ट हो जाता है जब वो घूमने फिरने के लिए आ सके, और मार्च तक का समय रहता है। यानी सितंबर टू मार्च इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट कुर्ग। तो अगर आप भी कभी प्लान बनाएं तो ध्यान रखिएगा कि इसी समय में जाना है। अब देखा जाए तो अभी जो टाइम चल रहा है वो यही समय है कि कुर्ग जाया जाए, लेकिन आपको अभी सिर्फ अपने 10th बोर्ड के एग्जाम्स पे ध्यान देना है और ये पूरी तरीके से अच्छे से तैयारी करनी है स्टूडेंट्स की आपको मार्क्स बढ़िया जाना लेकर आने हैं। कुर्ग तो वहीं का वहीं है, कहीं नहीं जाना, लेकिन 10th कहीं दोबारा ना आ जाए, तो इसीलिए ये ध्यान रखना है हमें। ऑलराइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये इसका हिंदी अनुवाद ही है और यही बता रहे हैं कि पर्यटकों को किस समय में, किस महीने में यहाँ आना चाहिए और किस महीने में यहाँ आने से खुद को रोक लेना चाहिए। तो यानी मॉनसून सीज़न में तो यहाँ आने का प्लान बिल्कुल भी ना बनाएं, और सितंबर से मार्च का जो महीना होता है, ये जो समय है, ये जो 5-6 महीने हैं, ये बेस्ट टाइम है कुर्ग में आने का। The weather is perfect with some showers thrown in for good measure. The air breathes of invigorating coffee estates and colonial bungalows stand tucked under tree canopies in prime corners. अब सबसे पहले कुछ वर्ड के मीनिंग जान लेते हैं ताकि आपको ये वाला जो पैसेज है बढ़िया से समझ में आए। देखिए, सबसे पहले है इन्विगोरेटिंग। इन्विगोरेटिंग का मतलब होता है समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ कुछ बहुत ही तेज़ और तीखी तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल जो होती है, मतलब मेकिंग समवन फील स्ट्रॉन्ग एंड एनर्जेटिक। अब कॉफ़ी, कई बार ऐसा होता होगा कि थक गए हैं और कुछ चाय ला दो, कुछ कॉफ़ी ला दो ताकि नींद उड़ जाए, नींद भाग जाए। इसका मतलब ये है कि जो कॉफ़ी होती है या चाय भी, उसको पीकर हमें थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है, हमारी आंखें थोड़ी खुल जाती हैं और नींद जो है वो भाग जाती है। तो यहाँ पर इसका मतलब हुआ इन्विगोरेटिंग, यानी कॉफ़ी इन्विगोरेटिंग हुई, आप में इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल उसकी होती है, इतनी स्ट्रॉन्ग टेस्ट या फ्लेवर या उस ड्रिंक में अपने आप में इतनी एनर्जी होती है कि आपके अंदर भी एनर्जी आ जाती है। ऑलराइट, सो दैट इज़ नोन एज इन्विगोरेटिंग। इसके बाद का जो वर्ड है वो है कैनोपीज। तो कैनोपीज क्या होते हैं? कैनोपीज होते हैं जितने भी प्लांट्स या पौधे होते हैं वो इतना ज़्यादा घने यहाँ पर जंगल हैं, बताया मैंने रेन फॉरेस्ट हैं, तो इतने घने जंगल हैं तो उनके ऊपर की जो
पत्तियों की एक लेयर बन जाती है। अगर उसको मैं यहाँ ड्रॉ करने की कोशिश मान लीजिए करूँ, तो मान लीजिए अगर ये कुछ छोटे हैं, बड़े हैं, फिर यहाँ पे भी हैं, तो ये एक तरीके की इस तरीके की लेयर बन जाती है स्टूडेंट्स कि ये देखिए पूरी एक लेयर बन गई है, ये एक लेयर सी बन गई है पूरी। यहाँ पे क्या है, पूरा ग्रीन कलर ही है, ग्रीन कलर। तो ये इतना ग्रीन हो जाता है यहाँ पर, इतना ये जो झाड़ जो होता है ना, जो पत्तियाँ झाड़ियाँ या जहाँ से घने होते हैं पेड़, वो इतना ज़्यादा घने हो जाते हैं कि एक लेयर बन जाती है। तो कई बार धूप भी ना ज़मीन तक पहुँच नहीं पाती है, या बहुत ही छनी हुई सी धूप ज़मीन पे पहुँचती है। तो वो जो लेयर, वो जो परत बनती है ना, उसे ही कैनोपी कहा जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका मीनिंग प्रॉपर्ली नहीं समझ पाते, तो इसीलिए मैंने अपनी कच्ची पक्की टूटी फूटी ड्राइंग से आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको इससे समझ में आ गया होगा, और इस ड्राइंग से नहीं तो आपको जिस तरह से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उससे तो समझ में आ ही गया होगा कि एक जो लेयर बन जाती है पेड़ों के जो ऊपर जो झाड़ जो घने होते हैं, तो एक उस लेयर को ही बेसिकली कैनोपी कहा जाता है। इट्स लाइक एन अम्ब्रेला, एक तरीके की छतरी जैसा बन जाता है, जो छाता होता है ना वैसा बन जाता है उन पेड़ों की झाड़ की वजह से, तो उसे ही कहा जाता है कैनोपीज। इसके अलावा एक जो और इम्पॉर्टेंट वर्ड यहाँ पर है वो है कॉलोनियल बंगलोज। अब ये कॉलोनियल बंगलोज क्या होता है, तो कॉलोनियल बंगलोज आया है कॉलोनी से, कॉलोनियल वर्ड जो है, तो बंगलोज भी हम एक बार हटा देते हैं, हमें बेसिकली जानना है कॉलोनियल। तो स्टूडेंट्स, जब इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स का राज हुआ करता था, है ना, गोरे जब राज करते थे भारत पे, वो टाइम को बेसिकली कॉलोनियल टाइम्स कहा गया है। कहा जाता है कि कॉलोनीज बसी थी, तो कॉलोनीज यहाँ पर बस जाने का मतलब ये है कि जो ब्रिटिशर्स थे, जब ब्रिटिश से, इंग्लैंड से, लंदन से, वहाँ से जब यूरोपियन लोग जो है यहाँ पर आके बसने लगे थे, तो वो बसने को ही कॉलोनीज कहा जाता है। और उनका जो राज हुआ था, जो उन्होंने रूल किया था, उसे कॉलोनियल रूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉलोनियल रूल। इस समय पे ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे बंगलोज, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करवाया था पूरे ही देश में, ठीक है। कहीं पर बंगलोज बना रहे हैं, कहीं पर जो ट्रेन के ट्रैक्स भी बनवा रहे हैं, बहुत सारी कंस्ट्रक्शंस भी करवाए थे, डिस्ट्रक्शन भी हुआ था, सब कुछ ही था। उनमें से एक थे बंगलोज, तो बहुत शानदार और बनवाए उन्होंने, अपने खुद के रहने के लिए थे, खुद के आराम के लिए बनवाए थे, तो बहुत बढ़िया बंगलोज बनवाए थे। वो बंगलोज आज भी हैं। तो चूंकि वो कॉलोनियल राज के, कॉलोनियल रूल के समय के बंगलोज हैं, तो इसलिए उन्हें कॉलोनियल बंगलो कहा जाता है। अब आप सोचेंगे मैम इस इन्फॉर्मेशन की क्या ज़रूरत थी? बिल्कुल ज़रूरत थी, क्योंकि ये हमारी हिस्ट्री से जुड़ा हुआ एक पहलू है जो हमें पता होना चाहिए। सिर्फ शाब्दिक अर्थ हर बार समझकर चीज़ें समझना मुश्किल ही होता है स्टूडेंट्स, तो हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए और ये समझ में आना चाहिए कि कोई चीज़ यहाँ पर है, कोई चैप्टर बनाए तो उसके पीछे कितनी रिसर्च की होगी। तो ऐसा नहीं कि ऐसा का ऐसा उठाकर कहीं पर लाकर रख दिया और चिपका दिया और कुछ भी लिख दिया होगा, ऐसा नहीं है। हर इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट होती है, और आप जान लीजिए हर चैप्टर को बनाने के पीछे बहुत मेहनत की जाती है और आप लोगों के लिए की जाती है ताकि आप सीखें। तो इन्हें कभी भी लाइटली लेने की ज़रूरत नहीं है, और वो भी सिर्फ इंग्लिश के लिए ही नहीं कह रही मैं, हर सब्जेक्ट के लिए कह रही हूँ दैट एवरी चैप्टर, एवरी टॉपिक इज़ very important in some or the other way. Maybe you don't realize it today, but later you definitely will. तो कॉलोनियल बंगलोज भी आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं इस पैराग्राफ का आपको मतलब बता देती हूँ। मतलब तो खैर बहुत ही आसान है, और वो ये है कि यहाँ का जो वेदर है, जो मौसम है, बहुत ही अच्छा रहता है और इतना परफेक्ट रहता है, क्योंकि ठंडा गर्म, ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है ना बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, बहुत बढ़िया परफेक्ट वेदर एक रहता है, with some showers thrown in for good measure। इस बेसिकली इसका मतलब है कि जो बारिश होती है, शावर का मतलब होता है बौछार, तो इतनी अच्छी बौछार होती है कि बहुत ही बढ़िया, कहना चाहिए धन धान्य, यानी अच्छी बौछार होती है तो फसल अच्छी होती है। रेन फॉरेस्ट हैं, बारिश अच्छी होती है, प्लांटेशंस बहुत बढ़िया होते हैं, तो इसलिए कहना चाहिए बहुत मौसम भी बहुत बढ़िया रहता है।
द एयर ब्रीथ्स ऑफ इन्विगोरेटिंग कॉफ़ी, यानी यहाँ की हवाओं में ही और फिज़ाओं में ही कॉफ़ी की महक आती रहती है, और कॉफ़ी की महक आते ही हम एनर्जेटिक भी महसूस करते रहते हैं, मतलब हमारे अंदर बिल्कुल भी आलस जैसा कुछ रहता ही नहीं है। तो वो भी एक बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट है यहाँ पर आने का। कॉफ़ी एस्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज, जो कॉफ़ी एस्टेट का मतलब ये होता है, एस्टेट क्या होता है, एस्टेट का मतलब बेसिकली होता है वो जगह, वो एरिया, ठीक है, एरिया। जैसे अगर मैं कहूँ कि वो एस्टेट मेरी है, यानी वो जगह मेरी है, ठीक है। इसको स्टेट्स से कंपेयर मत करने लग जाना, आप स्टेट्स से कंपेयर मत कीजिए, इट इज़ एब्सोल्युटली डिफरेंट। तो एस्टेट होगा कि वो एरिया, वो जगह मेरी है। तो कॉफ़ी एस्टेट्स यानी कॉफ़ी प्लांटेशंस जहाँ होती हैं वो जगह। कॉलोनियल बंगलोज जो हो गए स्टैंड टक्ड अंडर द ट्री कैनोपीज़। ट्री कैनोपीज़ का मतलब कि ये जो बंगलोज हैं ऐसी जगह पर बनाए हुए हैं जहाँ आसपास ट्री कैनोपीज़ हैं। कैनोपीज़ का मतलब मैं आपको समझा चुकी हूँ, मतलब एकदम हरे भरे जो पेड़ों के बीच में बंगलोज बनाए हुए हैं इन प्राइम कॉर्नर्स, मतलब बेस्ट लोकेशंस पर ये बंगलोज बने हुए हैं। और कुछ बंगलोज जो हैं उन्हें होटल के रूप में बदल दिया गया है, तो वो अब एज ए होटल भी यूज़ किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हम ये भी समझ लें कि ये एकदम बेस्ट लोकेशंस के साथ आपको कुछ होटल्स मिल जाएंगे जो आपको कॉलोनियल टाइम पे किस तरीके के बंगलोज हुआ करते थे उसका भी एक एक्सपीरियंस दे सकते हैं। तो देखिए, कुर्ग में एक छोटी सी जगह जाने में आपको कितना सब कुछ जानने को भी मिलता है और घूमने फिरने को भी मिलता है। इतनी खूबसूरत जगह भी है और यहाँ का वेदर भी एकदम परफेक्ट है। और ये है इसका हिंदी अनुवाद, जहाँ पर यही समझाया गया है कि आप यहाँ पर जब जाएं ना तो कितनी सारी ही चीज़ें हैं जो आपको एक ही बार में बढ़िया तरीके से एक्सपीरियंस करने के लिए मिल जाएगी। सुंदर जगह है, परफेक्ट वेदर है, रहने के लिए भी आपको बढ़िया जगह मिल जाएंगी, और इतना सुंदर वातावरण है कि यहाँ जाएं तो बिल्कुल फिर से वही बात कि बिल्कुल ऐसा लगे कि स्वर्ग ही टूटकर, एक टुकड़ा टूटकर ज़मीन पे आ गिरा। आगे बढ़ते हैं। The fiercely independent people of Kurg are possibly of Greek or Arabic descent. इसका क्या मतलब है? Fiercely का मतलब होता है, fierce का मतलब होता है brave, यानी किसी से भी डरने वाला नहीं, एकदम refers to strong and powerful nature, मतलब एकदम किसी से भी घबराने वाला नहीं, धड़ल्ले से एकदम किसी भी चीज़ का सामना करने चले जाना, fearless जो होता है, जिसमें किसी प्रकार का डर नहीं होता। तो फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग, मतलब कुर्ग के जो लोग हैं ना वो इंडिपेंडेंट भी हैं, मतलब आज़ाद, मतलब ये नहीं कि ब्रिटिश राज नहीं रहा या कुछ ऐसा नहीं। यहाँ आज़ाद का मतलब है कि बहुत आज़ाद ख्यालातों के हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव विचारों के हैं। ऑलराइट, तो इस तरीके के जो लोग हैं यहाँ के, लोग यहाँ पर इस तरीके के हैं। एंड ऐसा लगता है कि ये ग्रीक या अरेबिक डिसेंट के हैं। यहाँ डिसेंट का मतलब क्या है कि हो सकता है शायद ये ग्रीक या फिर अरब लोग जो हैं, ग्रीक के लोग जो हैं, ग्रीस के लोग जो हैं, ग्रीस भी यूरोपियन जगह ही है, ग्रीस के लोगों को ग्रीक ही कहा जाता है। तो ग्रीस के जो लोग हैं या अरब के जो लोग हैं, इन्हें देखकर लगता है मानो शायद वहाँ से ये लोग आए हैं, है ना। तो वहाँ के लोग हैं और बहुत ही ज़्यादा फियर्स हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, और किसी से भी डरने वालों में से नहीं है। As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical. अब हो सकता है आपने अलेक्जेंडर का नाम ज़रूर सुना हो, जिसे हम सिकंदर भी कहकर बुलाते हैं। इसके बारे में यहाँ बात हुई कि जब अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी वो साउथ अलॉन्ग, मतलब सदर्न कोस्ट जो है वहाँ पे आके धीरे धीरे बसने लगी थी। अब वो यहाँ कैसे बसने लगी थी? अब अलेक्जेंडर, या हिंदी में कहो तो सिकंदर, इसकी भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उसके बारे में तो हम यहाँ बात नहीं करने वाले हैं, लेकिन इनकी यहाँ पर बसावट को लेकर थोड़ी सी बात ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर को भी अब आगे समझने के लिए। पहले तो ये देख लें कि ये जो ग्रीक या अरब के जो डिसेंडेंट्स हैं, यानी ऐसा माना जाता है कि शायद जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो शायद इन्हीं लोगों के ग्रीक इनके पूर्वज रहे होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत फियर्स और बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हैं ये, और ग्रीक्स को, अरब्स को माना जाता है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं बेसिकली।
अब यहाँ पे जो अलेक्जेंडर है जब भारत आया था, इंडिया में आया था, अब उसके जो ट्रूप्स हैं, उसका जो ये पूरा लश्कर है, वो वापस जब लौट रहा था तो लौटते समय वो गया था पानी के रास्ते से, यानी जो समुंदर के रास्ते से वापस जा रहा था। अब उस समय इसकी जो नेवल फोर्स थी, NAVAL, नेवल फोर्स जो थी स्टूडेंट्स, यानी नेवी कह सकते हैं हम, नेवी थी या जो समुद्री फोर्स थी इसके पास बहुत अच्छी नहीं थी। यानी उस समय जो जहाज़ भी थे या लोग भी थे जो जहाज़ के थ्रू ट्रैवल कर सकते थे, वो उतना पावरफुल नहीं था इस मामले में, ठीक है। तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल था कि वापस पानी के रास्ते से अपनी जगह लौटे। अब क्या हुआ कि जब वो यहाँ पे साउथ कोस्ट में जब आ रहा था, मतलब ये पूरे एरिया के आसपास जब ये था, तो सब जितने भी इस आर्मी में, इसके लश्कर में जितने भी लोग थे, उन सबका लौटना संभव नहीं था। एंड दैट्स व्हाई इट बिकेम इम्प्रैक्टिकल, इट वाज नॉट प्रैक्टिकल कि वो लौट जाए। तो कुछ लोग जो लौट नहीं सकते थे वो यहीं पर इन्हीं जगहों में बस गए। इस पूरे साउथ कोस्ट में एक काफ़ी लंबे स्ट्रेच में बस गए थे। कुछ लोग अगर मैं कहूँ तो गोवा तक भी बसे हुए हैं, लेकिन जो मेजर हिस्सा था वो था साउथ कोस्ट रीजन। तो वहाँ ये बस गए। अलेक्जेंडर या सिकंदर की जो आर्मी के या लश्कर के जो लोग हैं वो यहाँ बसने लग गए। और इसीलिए ये भी कहा जाता है कि ये यहाँ बसकर बेसिकली जब यहाँ के रहवासी वो हो गए तो अच्छे से यहाँ सेटल डाउन ही हो गए थे। यहाँ उन्होंने अपनी फैमिलीज़ भी बनाई और उसी से ही कहीं ना कहीं कुर्ग का जो कल्चर है उसमें भी बहुत ज़्यादा बदलाव आया और वो कल्चर हमें आज देखने को मिलता है। अब देखते हैं क्या बदलाव आया। ये है इसका हिंदी अनुवाद। यही बताया गया है इसमें कि किस तरीके से जो कुर्ग का बेसिकली यहाँ कुर्ग के कल्चर के बारे में बात करना स्टार्ट हो गया है। यानी कल्चरल एस्पेक्ट्स जो हैं कुर्ग के, उसके बारे में बातें होंगी आगे। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो कल्चरल एस्पेक्ट्स है, ये जो कल्चरल डिफरेंस आया या जो भी कल्चर यहाँ का बना, जो ट्रेडिशंस यहाँ के बने, वो क्यों बने। क्योंकि यहाँ पर कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं, कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पर बस गए हैं अलग अलग कारणों की वजह से। कुछ चलाकर यहाँ आए, कुछ वापस चूँकि लौट नहीं पाए इसलिए यहीं रह गए और बस गए। तो ये कल्चर कैसे बन गया, यहाँ कुर्ग का क्या कल्चर है, वो जानने के लिए ये थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। These people married amongst the locals and their culture is apparent in the martial traditions, marriage and religious rites which are distinct from the Hindu mainstream। अब देखिए, हिंदुओं का अपना जो कल्चर होता है, अपना एक ट्रेडिशन है ना, वो ट्रेडिशन की रीति रिवाज जो होते हैं, तो हमें मालूम है कि हिंदू के रीति रिवाज कैसे होते हैं। लेकिन मेन स्ट्रीम का मतलब होता है जो बेसिकली जो मेन है, जो कन्वेंशनल है। अगर शाब्दिक अर्थों में आपको पूरा समझाऊं तो वो ये है कि जो हमेशा से मतलब हिंदू रीत जो चली आ रही है, तो हिंदू मेन स्ट्रीम की बात कर रही हूँ। तो अगर हिंदू इस शब्द से आपको मेन स्ट्रीम का अर्थ समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर मान लीजिए कोई हिंदू रीति रिवाज है जो चला आ रहा है तो वो मेन स्ट्रीम हो गया। अगर उसमें हम कोई परिवर्तन लाते हैं, उस रिवाज में कोई परिवर्तन लाते हैं, तो वो फिर मेन स्ट्रीम ना रह के वो चेंज हो गया, है ना, वो मेन स्ट्रीम नहीं रहा। यानी हम उसमें कोई बदलाव लाए हैं, कोई चेंज लेकर आए हैं। अब यहाँ जो मेन स्ट्रीम कल्चर है उसमें क्या बदलाव आया स्टूडेंट्स, उसमें ये बदलाव आया कि ये जो लोग यहाँ बसे ना, अलेक्जेंडर की आर्मी के जो लोग हैं जो वापस लौट नहीं पाए, वो यहीं पर रहने लग गए। तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं, लोकल महिलाएं हैं, लोकल लड़कियां, यहीं पर जो लोकल्स का मतलब क्या है, वहीं के रहवासी, बेसिकली वहीं के नेटिव। तो वहीं की लड़कियां जो हैं उनसे शादी करी, फैमिलीज़ जो है उनकी फैमिलीज़ बनी वहाँ धीरे धीरे। तो हुआ ये कि कुर्ग का जो कल्चर है और ये जो बाकी लोग जो अलेक्जेंडर की आर्मी के लोग जो हैं, इनका जो कल्चर है, उस कल्चर का एक मिक्स कल्चर जो है वो निकल कर आया, जो कि कुर्ग के कल्चर से या मैं कहूँ कि हिंदुओं के मेन स्ट्रीम कल्चर से बिल्कुल अलग था। और ये एकदम साफ साफ दिखाई देता है जब भी हम किसी भी इवेंट में या शादी ब्याह में जाते हैं और देखते हैं कि जो रीति रिवाज हैं वो
प्योरली हिंदू नहीं है, वो प्योरली हिंदू ना होके ये एक किस्म का मिक्सचर है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये एक मिलावट कहना तो थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा, मिलावट तो नहीं, लेकिन एक मिक्स ऑफ कल्चर है, यानी मेल मिलाप है अलग अलग कल्चर्स का, अलग अलग रीति रिवाजों का। और जो जब दो अलग अलग रीतियाँ मिलती हैं तो एक तीसरी ही रीत निकल के आती है, और वो अलग ही रीत होती है। तो वो यहाँ पर अलग अलग जो फंक्शंस होते हैं, जो शादियाँ होती हैं, उनमें हमें वो देखने को मिलती है। तो ये बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल भी है इस चीज़ का कि जब कल्चर एक बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है स्टूडेंट, इट्स समथिंग वेरी ब्यूटिफुल एंड इट इज़ अगेन प्योर। ये बहुत ही ज़्यादा सेक्रेड है, पवित्र है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर इसको किसी दूसरे रीति रिवाज से मिलना, देखिए कल्चर का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि हम दूसरे कल्चर को इंसल्ट करें किसी भी वजह से, या मेरा कल्चर महान है उसका कल्चर महान नहीं है या मेरे से कम है, ऐसा कभी नहीं होता। सभी कल्चर्स महान होते हैं क्योंकि कल्चर ही है, हमारी संस्कृति ही है जो हमें एक पहचान देती है। अब दो अलग अलग कल्चर या दो अलग अलग संस्कृतियाँ जब मिलती हैं तो एक नई संस्कृति का जन्म होता है, और उसे हमें हमेशा ही सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए, उसे अपनाना चाहिए। और कुर्ग में भी यही हुआ कि कुर्ग के रहवासियों ने भी इस नए कल्चर को, इस नई संस्कृति को अपनाया है, और ये कुर्ग के एक और विशेषताओं में जुड़ जाता है, और बहुत ही सुंदर विशेषता है ये। आगे बढ़ते हैं। The theory of Arab origin draws support from the long black coat with an embroidered waistband worn by the Kodawus. Known as kafiya, it resembles the kafiya worn by the Arabs and Kurds. अब देखिए, हमने पहले बात की थी कि ऐसा लगता है मानो ये लोग ग्रीक या अरब लोगों से शायद यहाँ पे जो लोग रहते हैं ना, जो यहाँ के लोकल्स हैं, वो शायद अरब के या ग्रीक लोगों उनके पूर्वज रहे होंगे, उनकी ही ये पीढ़ियां हैं शायद। तो हम ऐसा क्यों मान के चलते हैं, हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि इनके पूर्वज जो हैं, कुर्ग के जो रहवासी हैं, उनके पूर्वज ग्रीक या अरब ही होंगे? इसके पीछे भी कोई तो बेस होगा, कोई आधार होगा इस बात का। तो वो आधार ये है स्टूडेंट्स कि यहाँ का पहनावा, यहाँ का एक पहनावा ऐसा है, लॉन्ग ब्लैक कोट, ठीक है। एक तो काला लंबा, जो ओवरकोट भी होता है ना, तो ओवरकोट नहीं, ओवरकोट से थोड़ा सा छोटा लेकिन लंबा कोट एक होता है ब्लैक कलर का, विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट। एम्ब्रॉयडरी का मतलब क्या होता है? एम्ब्रॉयडरी का मतलब कसीदा भी इसे कहते हैं, या हमने अलग अलग धागे, सुई धागे से अलग अलग डिज़ाइंस जो बनाई हुई होती है, तो वो जो कढ़ाई होती है या कसीदा होता है, वो उसकी सुंदर सुंदर डिज़ाइंस होती हैं जो बेल्ट पर बनी हुई होती हैं। वो जो बेल्ट है वो पहना जाता है, तो कोट और उसके ऊपर वो बढ़िया सा कसीदा या एम्ब्रॉयडरी वाला जो बेल्ट है वो पहना होता है। वॉर्न बाय द कोडवूस। कोडवूस का मतलब है कुर्ग के जो रहवासी होते हैं, कोडगू भी कहा जाता है ना कुर्ग को, तो कोडगू के रहवासी हो गए कोडवूस। तो ये व और ग में कंफ्यूज ना हो जाएं स्टूडेंट्स, द स्पेलिंग इज KODAVUS, ठीक है, ये इसकी स्पेलिंग है। तो आपको अच्छे से ये कभी भी कंफ्यूज मत होना कि कोडवूस तो आप लिख दो उस जगह का नाम और कोडगू लिख दो लोगों का नाम, ऐसा मत कीजिएगा। तो कोडवूस होते हैं वो लोग जो कुर्ग के रहवासी हैं। तो इनकी जो पोशाक है, इनका जो पहनावा है वो है कि एक ब्लैक कलर का कोट, स्पेसिफिकली इसकी एक पिक्चर भी दी हुई होगी आपके चैप्टर के अंदर। तो ये कोट पहन लेते हैं और उसके ऊपर एक बेल्ट लगा लेते हैं, और उस बेल्ट के ऊपर एक डिज़ाइन एम्ब्रॉयडर्ड की हुई होती है, ठीक है। ये पहनावा किस पहनावे से मेल खाता है? बेसिकली इस पहनावे को कहा जाता है कपिया, KUPPIA। हिंदी में इसे कुपिया भी कहते हैं, लेकिन ये इसका सही प्रोनाउंसिएशन है कपिया। कपिया, ये जो पूरा पहनावा है इसको कपिया ही कहा जाता है। एंड इट रिजेंबल्स द कफिया वॉर्न बाय द अरब्स एंड कर्ड्स। तो अरब जो अरेबिक एरिया से, इस जगह से आते हैं, अरेबिक कंट्रीज से आते हैं, तो या तो वो लोग इस तरीके के कपड़े पहनते हैं, या जो कर्ड्स होते हैं। कर्ड्स कौन होते हैं? यानी टर्की के जो लोग हैं, टर्की भी एक जगह ही है ना, एक देश है, तो टर्की के जो लोग होते हैं, या इज़राइल के ये बॉर्डर्स के जो लोग रहते हैं, बॉर्डर्स में जो रहते हैं, इज़राइल के हो गए,
टर्क्स हो गए, टर्की। तो यहाँ पे भी तो ये जो पूरा एरिया है ना, यहाँ पर जो लोग होते हैं इनको कहा जाता है कर्ड्स। ऑलराइट, तो ये लोग जो हैं अरब्स और कर्ड्स, ये लोग इस तरीके के पोशाक पहना करते थे। इसीलिए इस पोशाक को देखकर इस बात का अंदाज़ा एक लगाया जाता है कि हो सकता है कि ये लोग उन्हीं के ही वंशज हों, किसके, ग्रीक और अरब्स के वंशज हों। आप, आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इस बात को एक ये धारणा एक बन गई कि क्यों अरब्स ये जो लोग हैं अरब्स के वंशज लगते हैं, ग्रीक के वंशज लगते हैं, अपने पहनावे के कारण। और पहनावा क्या है, ब्लैक कलर का कोट, थोड़ा सा लंबा जो होता है, बेल्ट होती है कमर में जिस पर एम्ब्रॉयडरी की हुई होती है। इस पहनावे को लेकर क्वेश्चन बन सकता है स्टूडेंट्स, तो इसका भी ध्यान रखिए। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी चैप्टर पे आगे। Kurki homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. अब कुर्गी के लोग कैसे होते हैं, बहुत ही वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी बहुत ज़्यादा है। हॉस्पिटैलिटी का क्या मतलब होता है, हॉस्पिटैलिटी का मतलब है आओ भगत करना, मान सम्मान द्वारा आपका स्वागत करना, इसे ही कहा जाता है हॉस्पिटैलिटी। तो यानी कुर्ग के जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा वेलकमिंग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हॉस्पिटेबल होते हैं। ये एक अच्छा वर्ड है स्टूडेंट्स, इसको हमेशा याद रखिए। ऑलराइट, तो बहुत, और ये एक वहाँ का ट्रेडिशन भी है। जैसे एक ट्रेडिशन मैं आपको और बताती हूँ, अगर आप हिमाचल में कहीं जाएं, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ एक शेयर करती हूँ कि मेरा एक बार हिमाचल जाना हुआ था और वहाँ एक बहुत ही छोटा सा शहर है नूरपुर, ब्यूटीफुल प्लेस। ये जो नूरपुर है वहाँ मेरा अब एक ही बार जाना हुआ था और शायद एक ही दिन के लिए मैं वहाँ रुकी थी। अपने आप में ही बहुत ही सुंदर जगह है वो, जैसा नाम है वैसा ही ये शहर है नूरपुर, और यहाँ के लोग भी ऐसे ही हैं। इस जगह से ज़्यादा बढ़िया यहाँ के लोग हैं, इतने ज़्यादा हॉस्पिटेबल हैं, इतने ज़्यादा अच्छे से वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। वो जगह आज भी, बहुत समय पहले गई थी लेकिन वो जगह आज भी मेरे दिमाग में, मेरे मन में उतनी ही ज़्यादा अच्छे से याद है, क्योंकि वहाँ पे जिस तरीके से लोगों का स्वागत किया जाता है, भले ही आप एक दूसरे को जानते हो नहीं जानते, स्ट्रेंजर्स हो, स्ट्रेंजर्स का और भी अच्छे से मान सम्मान किया जाता है, ताकि वो लोग जब यहाँ से लौटें तो हमेशा नूरपुर का एक बहुत ही पॉजिटिव हिस्सा अपने साथ लेकर लौटें। और मैं भी बहुत ही पॉजिटिविटी वहाँ से लेकर लौटी। इतनी सुंदर जगह, इतने बढ़िया लोग, और वैसा ही कुछ यहाँ कुर्ग के साथ है कि इतनी सुंदर जगह और इतने बढ़िया लोग कि वहाँ पर इतने हॉस्पिटेबल हैं, इतना आओ भगत और मान सम्मान के साथ आपका स्वागत करते हैं। तो ये प्रथा है एक तरीके से, ये एक ट्रेडिशन ही हो गया है कुर्ग का कि कोई भी आए, कोई भी विजिटर हो, और जगह ही ये ऐसी है, जगह क्या है जहाँ पर लोग घूमने फिरने आते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये भी कारण है कि कुर्ग की ये ट्रेडिशन हो गया कि कोई आए तो उसका बहुत बढ़िया स्वागत करना है। और उनकी एक और आदत है, दूसरी आदत ये है कि उन्हें बहुत पसंद है अपने पिता, अपने बेटे या अपने पति के बहादुरी के किस्से सुनाना। यानी वेलर क्या होता है, बहादुरी, बहादुरी के किस्से जब वो सुनाते हैं, या रिकाउंट मतलब फिर से याद करते हुए उन चीज़ों को वापस दोहराना। तो यहाँ पर लोग अपने पिता या पति या भाई या बेटे या बच्चे, इनके जो बहादुरी के किस्से हैं उन्हें सुनाना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। अब बहादुरी के किस्से से क्या मतलब है, यहाँ पर हम जान लेते हैं कि बहादुरी के किस्से से, अगर आपको याद है हमारा जो शुरुआती ही जो स्लाइड्स थी उनमें से एक स्लाइड आई थी कुछ फियर्स को लेके कि यहाँ पे लोग जो हैं बहुत ही फियर्स होते हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा बहादुर हैं और डरते नहीं हैं बिल्कुल भी, और मार्शल मैन है। या और मार्शल का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, मार्शल मैन कौन होते हैं, मार्शल मैन वो जो वॉर्स से जुड़े हुए लोग होते हैं या वॉरियर्स होते हैं। और मैंने कहा था कि जो आर्मी में सर्व कर चुके हैं, आर्मी में बहुत सेक्रीफाइस किया है या पार्टिसिपेट किया है। तो यहाँ पर वही बात आ जाती है स्टूडेंट्स, ये तो हिंदी अनुवाद है खैर, लेकिन वही बात आ गई है कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के
पुरुषों ने आर्मी में बहुत सर्व किया है, आर्मी में पार्टिसिपेट किया है, और यही रीज़न है कि यहाँ के लोग बहुत बहादुर हैं। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। The Kurg regiment is one of the most decorated in the Indian Army, and the first chief of the Indian Army, General Cariappa, was a Kurgi. अब आपको पता चला कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। बेसिकली कुर्ग रेजिमेंट जो है, यानी आर्मी का एक हिस्सा या टुकड़ी भी कहना ठीक रहेगा, कुर्ग का जो रेजिमेंट है वो सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड है। अब डेकोरेटेड का मतलब क्या है, शाब्दिक अर्थ बताऊँ तो इसका अर्थ होता है सुसज्जित, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसको बहुत ज़्यादा फूल पत्ती लगा के डेकोरेट किया गया है। यहाँ जब भी हम किसी आर्मी ऑफिसर या कोई भी डिफेंस ऑफिसर की बात करते हैं, चाहे आर्मी हो, चाहे नेवी हो या एयरफोर्स हो, डेकोरेटेड ऑफिसर की बात हम जब करते हैं तो इसका मतलब है वो व्यक्ति वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सम्मानित है, बहुत ज़्यादा उसने बहादुरी दिखाई है उस चीज़ की, उन्होंने बहुत ज़्यादा सम्मान पाया है, बहुत ऑनेस्ट है। तो डिफेंस में जब डेकोरेटेड ऑफिसर कहा जाता है तो उसका अर्थ यही होता है, मतलब, और डिफेंस में ही ऑफिसर नहीं, किसी और भी काम में या किसी और प्रोफेशन में अगर हम कहें कि इज़ अ वेरी डेकोरेटेड पर्सन, तो उसका यही अर्थ है कि वो अपने काम को लेकर बहुत ही ज़्यादा सम्मानित है। तो इसका यहाँ पे कुर्ग के जो लोग हैं, जो आर्मी में जिन्होंने सर्व किया है, और ये जो रेजिमेंट है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी, मतलब सबसे ज़्यादा सुसज्जित है इंडियन आर्मी, भारतीय सेना में। आप सोचिए कि कितना ज़्यादा यहाँ के लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया होगा और सेक्रीफाइस किया होगा। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, जनरल कैरियप्पा, वॉज अ कुर्गी। इसका ये मतलब है कि जो फर्स्ट हमारे चीफ थे या कमांडर इन चीफ, इसको इस तरह से भी लिखा जाता है CINC, यानी कमांडर इन चीफ। तो जो पहले भारतीय कमांडर थे वो कौन थे, जनरल कैरियप्पा, और ये भी एक कुर्गी थे। इनका जो पूरा नाम है स्टूडेंट्स वो है KM कैरियप्पा। अब KM का फुल फॉर्म क्या है, क्या आप जानते हैं? KM का फुल फॉर्म है, बेसिकली M है मडप्पा, और जो K है मैं आपको इस वीडियो के एंड में बता ही दूंगी, लेकिन थोड़ी सी मेहनत तो आपको भी करनी चाहिए। क्या नाम है KM कैरियप्पा का पूरा नाम? और आपको स्टूडेंट्स ये चीज़ें पता होनी चाहिए। क्यों पता होनी चाहिए? क्योंकि ये, फिर से मैं कहूँगी कि इंडियन हिस्ट्री से जुड़ा हुआ हिस्सा है, इसके बारे में आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए। इसके साथ किसी भी तरीके का कोई भी कि हाँ चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मालूम है नहीं मालूम है, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। यू हैव टू बी सीरियस अबाउट सच टॉपिक्स, ऑलराइट। तो यहाँ के जो वेलर की बात हम कर रहे हैं, बहादुरी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये आए गए हैं कि जो जनरल कैरियप्पा है, जो सबसे पहले कमांडर इन चीफ थे इंडियन आर्मी के, वो भी एक कुर्गी ही थे। Even now, Kodvus are the only people in India permitted to carry firearms without a license. कहीं सुना है ये विदाउट अ लाइसेंस किसी भी हथियार को रखना? ये देखा जाए तो गैर कानूनी है पूरे भारत में ही। अगर आपको हथियार अपने पास रखना होता है तो स्टूडेंट्स उसका लाइसेंस भी लगता है। लाइसेंस का मतलब है कि आपने परमिशन ली है, और लाइसेंस इतना आसानी, कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है जो आसानी से मिल जाता है। ये लाइसेंस जो है फायर आर्म्स का, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से मिलता है, बिल्कुल भी आसान नहीं होता। लेकिन कुर्ग के जो लोग हैं यानी कोडवूज, मात्र वही हैं जिनको हथियार रखना अलाउड है बिना किसी लाइसेंस के। इसका यही मतलब है कि कितने ज़्यादा सम्मानित लोग होंगे ये, कितने ज़्यादा इनके बहादुरी के किस्से भी फेमस होंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इनके ऊपर कितना ज़्यादा एक ट्रस्ट भी होगा इंडियन गवर्नमेंट का कि उन्होंने इन्हें बिना लाइसेंस के फायर आर्म्स रखने की परमिशन भी दी है। तो इसी से हमें समझ जाना चाहिए कि ये जो भारत की ये जो झलकी है ये कितनी ही ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि सिर्फ देश में ही नहीं, बाकी दुनिया में भी अगर हम हथियार हमें रखने हैं तो हमें उनका लाइसेंस लेना पड़ता है, ये परमिशन हमें लेनी पड़ती है। बिना लाइसेंस के हथियार रखना कुछ जगहों को छोड़कर बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता है, और कुर्गी में ये परमिशन मिलना, इसका मतलब ये एक यहाँ के लिए बहुत ही सम्मानजनक बात है। अब हम बढ़ते हैं आगे।
The river Kaveri obtains its water from the hills and forests of Kurg. Mahasir, a large freshwater fish, abound in these waters. अब यहाँ क्या है? रिवर कावेरी. अब आप देखिए इतनी छोटी सी जगह पे आपको क्या कुछ नहीं मिल गया है स्टूडेंट्स अभी के अभी. कोई शक नहीं है कि इसको हेवन कहा गया है, इसीलिए हेवन कहा गया है कि यहाँ आपको सब कुछ मिल रहा है. देखिए कावेरी जो है वो कहाँ से आती है? हिल्स से होते हुए और कुर्ग के जो जंगलों से होते हुए कावेरी निकलती है. और महासीर जो कि एक किस्म की फ़िश है, एक मछली है. महासीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दीज वाटर्स. और इन्हीं कावेरी नदी में और ये जो फ्रेश वाटर्स जो होते हैं इसी पानी में आपको महासीर नाम की एक फ़िश भी मिलेगी. किंगफिशर्स डाइव फॉर देयर catch, while squirrels and langurs drop partially eaten fruits for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clean water. अब यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, कुछ वर्ड्स का मीनिंग पहले समझ लेते हैं. डाइव का मतलब है गोते लगाना यानी डुबकी लगाना. पार्शली का मतलब क्या होता है? पार्शली मतलब पार्टली या नॉट कम्प्लीटली यानी आधा अधूरा. उसके अलावा मिसचीफ का मतलब होता है शरारत, शरारत करना, नॉटीनेस दिखाना. रिपल का मतलब होता है छपाक, यानी मान लीजिए पानी में अगर आप कोई चीज़ छोड़ें तो हल्का सा पानी जो उछलता है तो जो छपाक की सी जो आवाज़ आती है ना, वो जो छपाक है और जो पानी ऐसे थोड़ा सा उछलता है, दैट इज़ नोन एज रिपल. इफेक्ट इन द क्लियर वाटर. एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बेस्ड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय द महावट्स. इंग्लिश में इसको बोलेंगे महावट्स, लेकिन हिंदी में ये है महावत. क्या है? महावत. महावत कौन होते हैं स्टूडेंट्स? महावत वो लोग होते हैं जो हाथी को जो चलाते हैं, इसको हाथी सवार भी कहते हैं. जो या ये कह लीजिए हाथी को चलाने वाले जो ड्राइवर्स होते हैं उन्हें कहा जाता है महावत. और महावत ही है जो हाथियों को अच्छे से कंट्रोल भी कर सकते हैं, क्योंकि हाथी कई बार कई आवाज़ों की वजह से और कंट्रोल खो बैठता है और काफ़ी वाइल्ड भी हो जाता है, तो महावत ही है जो उसे कंट्रोल करता है. ऑलराइट, इंग्लिश में हम इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे महाउट्स. ठीक है, तो यहाँ पर हमने वर्ड्स के मीनिंग सीख लिए हैं. अब ये पैसेज समझ लेते हैं. किंगफिशर भी एक किस्म की बर्ड ही है और बहुत ही खूबसूरत बर्ड होती है स्टूडेंट्स. इतनी कलरफुल होती है बेसिकली एक तो देखने में, और इसकी जो चोंच होती है ना काफ़ी शार्प सी होती है. एंड किंगफिशर लुक्स ब्यूटिफुल. तो यहाँ पर यही बताया गया है कि किंगफिशर जो महासीर जिस फिश की बात हम कर रहे थे उस फिश को ये किंगफिशर खाती है. ठीक है, नाम भी किंगफिशर कहीं ना कहीं इसीलिए पड़ा है इस बर्ड का कि जो फिश खाती है एकदम गोते लगा के, जैसे डाइव कर कर. तो हुआ ये कि जैसे ही पानी में उड़ती रहती है पानी के ऊपर और जैसे ही देखती है अरे फिश है, तो वहीं से इतनी स्पीड से एक गोता लगाएगी और अपनी चोंच में उस फिश को पकड़ के बाहर लेकर आ जाएगी. तो मतलब मछलियों की राजा किंगफिशर, तो उसका नाम कहीं ना कहीं ये इसीलिए पड़ा है स्टूडेंट्स. उसके अलावा यहाँ पर क्या क्या मिल जाता है? वाइल स्क्वेरल्स एंड लंगूर्स ड्रॉप पार्शली. इसका बेसिकली मतलब है कि आपको ये वाइल्ड क्रीचर्स, रिमेंबर इन द वेरी फर्स्ट स्लाइड पढ़ा था कि जंगली जानवर भी मिलते हैं, तो उन जानवरों की क्या क्या एक्टिविटीज़ भी आपको देखने को मिल जाती हैं. तो ऑल्दो ये तो इतने जंगली जानवर हैं नहीं, खैर इतने वाइल्ड क्रीचर्स नहीं हैं, लेकिन जो भी जानवर हैं उनकी कितनी फ़नी और कितनी मिस्चीवियस एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी देखने को आपको मिल रही हैं, और ये बहुत ही फ़नी होती हैं और बहुत अच्छा लगता है इन्हें देखना. तो स्क्विरल्स क्या होती हैं? स्क्विरल्स होती हैं जो गिलहरी. स्क्विरल्स होती हैं गिलहरी. तो गिलहरी और लंगूर जो होते हैं उनकी क्या आदत रहती है? लंगूर बंदर, एक तरीके के बंदर ही होते हैं. वो कोई भी फ्रूट या कुछ भी जो खाएंगे ना, तो वो जानबूझ के उसको, जो उसका मीठा हिस्सा है वो तो खा लेंगे और फिर जानबूझ के उसका आधा हिस्सा छोड़ के और फेंक देंगे पानी में. और पानी में फेंक के वो जो एक रिपल, वो जो स्प्लैश, वो जो होता है ना आवाज़ होती है जो एक प्लेफुल इफेक्ट के लिए, उनको वो आवाज़ इतनी पसंद होती है कि जानबूझ के जब तक वो फ्रूट खाना होगा खाएंगे और फिर जानबूझ के पानी में छोड़ देंगे, ताकि उनको वो बहुत मज़ा आता है वो देखते हुए. और ये पूरी एक्टिविटी देखते हुए हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा नेचुरल और ब्यूटीफुल लगता है
कहना चाहिए कि कहीं शहरों की भागदौड़ से दूर एकदम नेचर के पास आकर जब हम इस तरीके की एक्टिविटीज़ देखते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइजिंग होती हैं। मेस्मराइजिंग इसका मीनिंग होता है एकदम मदहोश कर देने वाला नज़ारा, समथिंग वेरी लवली, वेरी प्रिटी, और समथिंग कि जिसे आप देखते ही रहना चाहते हैं, इतना ज़्यादा अच्छा सब पूरा नज़ारा ये होता है। Then comes elephants enjoy being bathed and scrubbed in the rivers by their महावत्स, यानी एक और बहुत ही सुंदर नज़ारा जो देखने को मिलता है वो ये है कि जितने भी हाथी होते हैं वो भी ये जो फ्रेश वाटर और जो क्लियर वाटर है इसमें खेल रहे होते हैं, बहुत ही प्लेफुल होते हैं, और महावत जो होते हैं इन हाथियों को यहाँ नहला रहे होते हैं। बेथ्ड का मतलब होता है नहलाना और स्क्रबिंग का मतलब होता है कि उनकी स्किन को क्लीन करना, ठीक है, एकदम उसको रगड़कर क्लीन करना उनकी स्किन को। तो अच्छे से महावत जो होते हैं इन एलिफेंट्स का ध्यान रख रहे होते हैं। और अगर आपने कभी देखा हो तो जो हाथी होते हैं वो नदी में नहाते वक्त बहुत इंजॉय करते हैं। उनको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है कि अपनी सूंड में पानी भरेंगे और फिर ज़ोर से वो शावर करेंगे, बहुत बढ़िया। तो ये भी एक बहुत ही सुंदर एक्टिविटी होती है जो देखने को अक्सर मिल जाती है यहाँ पर। तो आप भी कभी यहाँ जाएं तो ये नज़ारे देखना बिल्कुल भी ना भूलें। The most laid-back individuals become converts to the life of high-energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain biking. यहाँ क्या मतलब है? Laid back का मतलब होता है बेसिकली एकदम रिलैक्स्ड, आलसी, लेजी भी कह सकते हैं इसको, बेसिकली एकदम आलसी। लेजी यानी आलसी, यानी कोई ऐसा व्यक्ति अगर है जो आलस से भरपूर है और हमेशा बैठे रहना चाहता है, एकदम रिलैक्स करना चाहता है, ऐसा कोई व्यक्ति भी अगर यहाँ आ जाए, कुर्ग में आ जाए, तो उसका जो आलस है वो सब भाग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। और वो सारी एक्टिविटीज़ सिर्फ देखने भर के लिए नहीं होती, कुछ एक्टिविटीज़ ऐसे भी होती हैं जहाँ आपको पार्टिसिपेट करना पड़ता है, जैसे रिवर राफ्टिंग है, कनोइंग है, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग, यानी यहाँ ट्रैकिंग भी होती है। रिवर राफ्टिंग क्या होती है स्टूडेंट्स? एक राफ्ट बोट जैसी, एक बोट जैसा ही होता है, राफ्ट होते हैं, उसमें मल्टीपल लोग बैठते हैं। और अगर कभी आप ऋषिकेश गए हैं तो उसकी राफ्टिंग जो है वो तो पूरी दुनिया भर में मशहूर है। इट्स वन ऑफ द बेस्ट राफ्टिंग डेस्टिनेशन इन इंडिया। कभी जाएं तो राफ्टिंग का मज़ा वहाँ ज़रूर लीजिएगा, बहुत ही मज़ा आता है। बस मेक श्योर कि आप अपनी सेफ्टी का भी पूरी तरीके से ध्यान रखें। उसके अलावा कनोइंग भी एक तरीके से, कनोइंग भी कहते हैं और कैनोइंग भी कहते हैं इसको। बेसिकली ये भी एक तरीके की बोटिंग होती है जहाँ पर जो बहुत ही पतली नाव सी होती है वो। तो इस तरीके की बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं जो आप कर सकते हैं। अब यहाँ इन सब के बारे में बताया गया है, तो ये देख लीजिए कि अबराल ने कितना ज़्यादा बारीकी से ऑब्ज़र्व किया होगा कि वो सिर्फ नज़ारों में ही नहीं रह गए, सिर्फ वहीं तक ही लिमिटेड नहीं रहे, वो और भी उन्होंने देखा और भी उन्होंने जाना इस जगह के बारे में। और जो बेस्टेस्ट चीज़ें थी, जो सबसे बेहतरीन चीज़ें थी, बेस्ट चीज़ें, वो यहाँ पर हमको सब बता रहे हैं। इसकी हर एक बारीकी के बारे में भी बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक या दो चीज़ के बारे में बता दिया है, बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ों के बारे में बताते हुए बहुत ही बारीकी चीज़ों के बारे में भी कि भाई अगर आप यहाँ घूमने के लिए आते हैं तो आपको यहाँ पर क्या क्या देखने को, क्या क्या करने को मिल सकता है, क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या क्या गतिविधियाँ हैं। और ट्रैकिंग भी है, माउंटेन ट्रैकिंग, माउंटेन बाइकिंग, ये सब कुछ भी है यहाँ पर अवेलेबल। और माउंटेन बाइकिंग का बेसिकली मतलब ये होता है ना, बाइक लेकर या मोटरसाइकिल लेके। बाइकिंग बेसिकली जो एक साइकिल होती है, जो स्पोर्ट्स बाईसाइकिल जिसको कहते हैं हम, वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप देखिए, आपको यहाँ पर अगर आना है तो अच्छे से बढ़िया सा प्लान कर आइए काफ़ी सारे दिनों का, ताकि आपको यहाँ पर आप कुर्ग के हर एक कोने का, हर एक एक्टिविटी का एकदम बढ़िया तरीके से मज़ा ले सकें और उसे फुल ऑन एंजॉय कर सकें। आगे बढ़ते हैं कि इसके बाद न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विद ट्रैकर्स, इसके बारे में बात होती है। यानी यहाँ पर एक्टिविटीज़ के बारे में आपको बताया गया है और अब बताया जा रहा है कि यहाँ बहुत सारे वॉकिंग ट्रेल्स हैं। वॉकिंग ट्रेल्स का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, जहाँ पर हमको जैसे जो ट्रैकिंग है तो अलग अलग ट्रैकिंग रास्ते जो बनाए गए हैं, दैट आर नोन एज वॉकिंग ट्रेल्स।
सो न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विथ ट्रैकर्स, जिनको पहाड़ चढ़ना बहुत अच्छा लगता है या माउंटेनियरिंग करना बहुत पसंद होता है, उन लोगों के लिए तो कुर्ग बहुत ही अच्छी जगह है, उनके लिए तो पसंदीदा जगह है वो, तो इसीलिए वो यहाँ आना बहुत पसंद करते हैं, उनके लिए फेवरेट डेस्टिनेशन बन जाता है। और इतने अलग अलग तरीके के ट्रैकिंग पाथ्स बनाए गए हैं जहाँ पर वो ट्रैक कर सकते हैं, तो ये इसलिए बहुत ही ज़्यादा शानदार है, स्पेशली ट्रैकर्स के लिए। इसके बाद बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। बर्ड्स यानी अलग अलग किस्म, आपको बहुत सारी स्पीशीज़ मिलेंगी, बहुत सारे आपको अलग अलग तरीके की पक्षी मिलेंगे। बीज यानी मधुमक्खियाँ, बटरफ्लाइज तितलियाँ, बहुत सुंदर सुंदर और कलरफुल तितलियाँ आपको मिलेंगी स्टूडेंट्स। तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छा और एक सुंदर वातावरण भी है। गिव यू कंपनी, अब कंपनी का यहाँ मतलब ये है कि जब आप ट्रैक करते रहेंगे ना, तो आप अगर बोर भी हो रहे होंगे, थक भी जाएंगे, तो ये जो आप आसपास सुंदर सुंदर पक्षी और ये जो बटरफ्लाइज देखेंगे, तितलियाँ अपने आसपास इस तरह से मंडराते हुए उड़ते हुए देखेंगे ना, वो आपको एक बहुत ही ज़्यादा मासूमियत सी फील कराएंगे और बहुत अच्छा लगेगा आपको। नेचर के पास आके कोई भी इंसान दुखी रहे ये तो पॉसिबल है ही नहीं, तो यही बताया जा रहा है यहाँ पे कि इट लुक्स सो ब्यूटिफुल। Macaques, Malabar squirrels, langurs and slender lories keep a watchful eye from the tree canopy. Canopy का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ स्टूडेंट्स। इसके अलावा हम बात करते हैं macaques, Malabar squirrels, langurs and slender lories। तो langurs, स्लेंडर लॉरीज और जो मैकाकीज हैं वो अलग अलग बंदरों की अलग अलग प्रजातियां हैं, मतलब बंदर ही होते हैं, बस अलग अलग किस्म के होते हैं। मालाबार स्क्विरल्स, स्क्विरल्स बेसिकली होती हैं गिलहरियां, लेकिन मालाबार स्क्विरल्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स, ये मरूनिश और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन की एक गिलहरी होती है, बहुत ही सुंदर गिलहरी होती है और एकदम अलग, हम जो एक वाइट और ग्रेश कलर की जो गिलहरी देखते हैं ना, उससे बिल्कुल अलग गिलहरी है ये मरूनिश रेड कलर की होती है और अलग अलग जगह जो होते हैं ब्लैक कलर के ब्लैकिश स्पॉट्स से भी होते हैं इसकी बॉडी पे, बहुत ही सुंदर गिलहरी होती है। तो सोचिए इस तरीके के आपको छोटे छोटे जीव जंतु वहाँ देखने को मिले, ये बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है। और कैनोपी तो है ही, यानी हरा भरा हरियाली तो है ही, तो ये मान लीजिए कि ये जन्नत सिर्फ विजिटर्स या सिर्फ घूमने फिरने वालों के लिए नहीं, अगर सिर्फ ट्रैकिंग के पर्पस से भी आप आए हैं ना यहाँ पर कि हम किसी और एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सिर्फ हमें ट्रैकिंग ही करनी है कुर्ग जाके, उनके लिए भी ये साक्षात जन्नत ही है, सब आपको यहाँ मिलेगा और बहुत ही उम्दा फैसिलिटीज़ के साथ। ये इसका हिंदी अनुवाद है जहाँ यही समझाया गया है कि कितनी बेहतरीन जगह है ये माउंटेनियर्स के लिए या ट्रैकर्स के लिए। तो अगर आप भी या आपकी फैमिली में से भी कोई यहाँ आना चाहता है ट्रैकिंग के लिए, आपको तो अभी नहीं आना है, आपको तो जब आपके एग्ज़ाम्स हो जाएंगे उसके बाद ही कुछ प्लान कीजिएगा, मे बी ड्यूरिंग समर वेकेशंस और समवेयर, लेकिन अभी कुछ नहीं प्लान करना है। तो अभी सिर्फ अपने एग्ज़ाम्स पर ध्यान दीजिए, और आपकी फैमिली में से भी यहाँ कोई आना चाहे और इसको एंजॉय करना चाहे इस जगह को, तो बिल्कुल एंजॉय कर सकता है स्टूडेंट्स। इट इज़ अ लवली प्लेस टू कम। I do, however, prefer to step aside for wild elephants. यहाँ पे जो है लोकेश अब्राल बात कर रहे हैं अपने आप की, और क्या कह रहे हैं कि मैं तो प्रेफर करूँगा वाइल्ड एलिफेंट्स से थोड़ा सा दूर ही रहना। मतलब एलिफेंट्स भी यहाँ पर हैं और बहुत ही शानदार हैं, लेकिन लोकेश अब्रार क्या चाह रहे हैं कि भाई मुझे तो थोड़ा दूर ही रहने दो इनसे। अब यहाँ पर इन्होंने वाइल्ड एलिफेंट्स के लिए कह दिया क्योंकि कई वाइल्ड एलिफेंट्स बहुत ही बिदक जाते हैं, ख़तरनाक होते हैं, तो उनसे बचने के लिए लोकेश अब्रार कह रहे हैं कि भाई मैं तो उनसे दूर रहना ही प्रेफर करूँगा, पता नहीं कौन मुझे अपने पैर के नीचे मसल ही डाले, तो इसीलिए वो अपने बचाव की बात यहाँ कर रहे हैं। उसके आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स, यानी यहाँ पे जो ब्रह्मगिरी हिल्स है वहाँ पर जो ट्रैकिंग होती है, यानी अगर ब्रह्मगिरी हिल्स पे हम चढ़ रहे हैं तो दैट विल ब्रिंग यू अ पेनारमिक व्यू। पेनारमिक व्यू का मतलब क्या होता है? पेनारमिक व्यू का मतलब होता है आपको बहुत ही वाइड एंगल एक मिलता है। स्टूडेंट्स इसको ना मैं एक मोबाइल फ़ोन की एप्लीकेशन से बताती हूँ, मतलब एप्लीकेशन भी बेसिकली नहीं है, वो एक फ़ीचर है। जब भी आप फोटोग्राफ क्लिक करते हैं तो आप एक एंगल बनाते हैं, राइट, उसमें होता है एक पेनारमिक व्यू होता है,
वो क्या होता है कि पहले आपको जो कैमरा में सिर्फ यहाँ तक का एंगल दिखाई दे रहा होता है, जैसे ही आप पैनारोमिक व्यू प्रेस करते हैं आपको वाइड एंगल मिल जाता है, मतलब साइड्स के जो आपके मतलब पूरा वाइड एंगल आपको फुल ऑन आपको आपके कैमरे में मिलता है। अब ये पैनारोमिक व्यू ये फीचर तो आ गया है कैमराज में, उस तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ आई एम सॉरी, लेकिन बेसिकली यहाँ पे पैनारोमिक का मतलब भी यही है कि आप कैमरा से देखेंगे तभी दिखाई देगा, ऐसा नहीं। जैसे ही आप ब्रह्मगिरी हिल्स में जब क्लाइंब करके आप जब पहुँच जाएंगे, ऊपर पहुँच जाएंगे ट्रैकिंग करके, वहाँ से जो आपको एक नज़ारा दिखता है, मतलब सारी वादी आपको एक बार में दिखाई देती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बिना अपना सर घुमाए। इतना वाइड एंगल, इतना एक्सटेंसिव आपको वो नज़ारा देखने को मिलता है, इतना सुंदर वो नज़ारा होता है। तो ये पैनारोमिक व्यू देखने के लिए तो वहाँ जाना ही जाना बनता है। और आपको क्या नज़र आता है? द मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। यानी मिस्टी का मतलब क्या होता है? हल्की सी धुंध, हल्की सी बौछार, ये पूरा जो है। और चूँकि ये रेन फॉरेस्ट का एरिया है, बहुत ट्रॉपिकल रीजन है बेसिकली, तो यहाँ पर क्या है, बारिश भी खूब होती है, तो बादल जो है वो भी एकदम कई बार नीचे आ जाते हैं, तो बहुत ही क्लाउडी एरिया होता है। तो सोचिए आप पहाड़ की चोटी पर हैं और वहाँ से आप पूरी जगह, पूरी डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं, और वो भी बीच बीच में कहीं ना कहीं बादल है, तो बादलों को छू कर निकल रहे हैं। कितना ही सुंदर माहौल है और कितनी ही खूबसूरत ये जगह होगी कि यहाँ आकर आप एकदम बादलों को छू छू कर निकल रहे हैं। तो इट लुक्स सो लवली, सो डिफरेंट, और यहाँ आपको आकर देखना भी चाहिए। ठीक है, तो यही बताया गया है कि यहाँ पे आपको जो पैनारोमिक व्यू मिलता है पूरे कुर्ग का, और वो भी बादलों से घिरा हुआ, ऐसा नज़ारा देखते ही बनता है। A walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of निसर्गधाम। इसका मतलब ये है कि यहाँ जो हम पहुँचे ब्रह्मगिरी हिल्स पे, उसके बाद वहाँ से एक छोटा सा ब्रिज है, उस ब्रिज से होते हुए हम कहाँ जाते हैं? एक 64 एकड़ आइलैंड में। आइलैंड क्या होता है? द्वीप। तो हमें एक 64 एकर्स यानी उस जगह का एरिया कितना है, कितनी बड़ी वो जगह है, वो बताया गया है। वहाँ हम पहुँचते हैं उस आइलैंड पे, और वो आइलैंड किसका है? निसर्गधाम। तो वहाँ आप पहुँच सकते हैं, यानी निसर्गधाम भी आप पहुँच गए। आप देखिए कि फिर से मैं आपको बताऊंगी कि छोटी सी जगह है और वहाँ आप कहाँ कहाँ नहीं जा रहे, क्या क्या आपको नए नए नज़ारे, बढ़िया बढ़िया जगह देखने को तो मिल ही रही है। उसके अलावा इतनी सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने को मिल रहा है। और अब आप पहुँच गए हैं कहाँ? निसर्गधाम पहुँच गए हैं। और फिर उसके आगे क्या होगा? रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज़ लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट। लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट भी यहीं पर ही है। यानी मॉन्क्स कौन होते हैं? जो भिक्षु होते हैं ना, बुद्ध भिक्षु जो होते हैं, उनकी बात यहाँ हो रही है कि यहाँ पर आपको बुद्ध भिक्षु भी मिल जाएंगे। और यहाँ सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा तिब्बतन सेटलमेंट है। यानी तिब्बतन सेटलमेंट का बेसिकली मतलब है कि वो स्थल, यानी मठ भी कहते हैं इसको, वो स्थल जहाँ पे मॉन्क्स रहते हैं, बुद्ध भिक्षु रहते हैं। एट नियर बाय बायलाकुप्पे। बायलाकुप्पे यानी ये जगह बताई गई है कि इसके पास ही, एकदम इसके क्लोज ही ये तिब्बतन सेटलमेंट है। एंड हैविंग दिस इज अ बोनस। मतलब ये एक बोनस की तरह है कि कुर्ग तो देख ही लिया, कुर्ग के साथ साथ हम बुद्ध भिक्षुओं से भी एक मुलाकात हो जाना, उनसे मिलना, ये भी अपने आप में एक बोनस है। क्योंकि उनका जो जीवन होता है, उनका जो आचरण होता है, वो बहुत ही बढ़िया होता है स्टूडेंट्स। उनकी जो जीवन शैली है, जो लाइफस्टाइल है, जो डिसिप्लिन होता है उनकी लाइफ में, और जो उनके जो उपदेश होते हैं वो बहुत ही प्रैक्टिकल भी होते हैं, बहुत सरल भी होते हैं। तो ये एक बोनस से कम नहीं है। The monks in red, ochre and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India,
राइट हियर इन कुर्ग। इसका ये मतलब है कि जो भिक्षु होते हैं ना, उनके कपड़े, उनकी पोशाक बताई गई है यहाँ पर। बेसिकली एक रोब जैसा होता है। रोब माने एक कपड़े जैसा एक होता है जिसको आप एक जैकेट की तरह पहनते हैं। बहुत ही ढीला ढाला सा ये रोब होता है और जैकेट की तरह पहन के उसको फिर से एक बेल्ट की तरह बांध लेते हैं आप। और ये किस कलर में होता है? रेड, ऑकर या येलो कलर में, यानी लाल, गेरुआ या पीले रंग के ये रोब्स होते हैं। और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपको अक्सर देखने को मिल ही जाएंगी। देखिए, इसके अलावा उस स्थान के पास ही भारत की सबसे बड़ी तिब्बती बस्ती बायलाकुप्पे है, जहाँ बौद्ध भिक्षु अपने विशिष्ट लाल, गेरू और पीले वस्त्रों में रहते हैं। और लेखक ने यह कहते हुए निष्कर्ष निकाला कि कुर्ग भारत का हृदय और आत्मा है। मतलब हर पूरे देश के हर कोने से लोग यहाँ आते हैं, अलग अलग जगह से विजिटर्स यहाँ आते हैं। ये देखते हुए क्यों आते हैं कि जो कुर्ग है वो भारत का दिल है, आत्मा है। ऐसा क्यों? क्या नहीं कर रहा है कुर्ग? कुर्ग देखने में इतना सुंदर है, इतनी बढ़िया जगह है, यहाँ का जो मौसम है इतना बढ़िया है। मतलब यहाँ पे वो सब कुछ है जो आपको चाहिए होता है। बल्कि यहाँ के जो लोग हैं वो कितने हॉस्पिटेबल हैं, कितना बढ़िया और उम्दा तरीके से स्वागत सत्कार करते हैं, और बहादुर भी हैं, फेयरलेस हैं एकदम। और उन्होंने हमारी इंडियन डिफेंस को भी कितना कुछ सेक्रीफाइस किया है, कितना कुछ कंट्रीब्यूट किया है। ट्रैकर्स के लिए ये प्लेस एकदम बहुत बढ़िया है, घूमने फिरने के वालों के लिए तो बढ़िया है ही है। और अगर आप थकान में महसूस करते हो, अगर बहुत आलसी किस्म के भी हों, तो यहाँ की हवाओं में और फिज़ाओं में ही जो कॉफ़ी की महक है वो आपको एकदम एनर्जाइज कर देगी। तो डोंट वरी। अब ये पूरा कुल मिला के यही एक कंक्लूजन निकल के आता है दैट दिस इज़ द प्लेस दैट लुक्स लवली, दैट इज़ लवली एंड इट डिज़र्व्स एटलीस्ट वन विजिट फ्रॉम यू। ऑल राइट, तो यहाँ ज़रूर से ज़रूर आपको आना चाहिए जब भी मौका मिले। अभी नहीं, 10th बोर्ड के बाद अपना रिजल्ट सेलिब्रेट करने के लिए कुर्ग चले जाना। ऑल राइट, तो स्टूडेंट्स, ये थी झलकी कुर्ग की ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के सेकेंड पार्ट से। आई होप आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको ये स्टोरी, ये चैप्टर पसंद भी बहुत आया होगा। फिर भी आपको कहीं पे कोई भी कैसा भी कन्फ्यूजन है तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं। और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं इंडियन आर्मी के जो पहले चीफ हैं उनका पूरा नाम आपको बताऊंगी। तो उनका पूरा नाम है KM करियप्पा, उनका नाम है, और उसकी स्पेलिंग है KODANDERA, मडप्पा MADAPPA, करियप्पा CARIAPPA, यानी कोदंदेरा मडप्पा करियप्पा। ये नाम कर्नाटक एक साउथ इंडियन नेम है, तो हो सकता है थोड़ा सा अनयूजुअल हो। ये इनका पूरा नाम है स्टूडेंट्स। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये सबसे पहले इंडियन आर्मी के चीफ रहे हैं और ये एक कुर्गी रहे हैं। आई होप आपको ये नाम भी अच्छे से याद रहे, और हो सकता है एग्जाम्स में पूछ भी लिया जाए, ना भी पूछा जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये नॉलेज होना कोई भी नुकसान वाली बात नहीं है। और इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ ख़त्म होता है। और मैं आपको याद दिला दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आता है हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ ये सभी टॉप कोर्सेज, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे कोर्सेज यहाँ इजीली अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स, और तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। और अगर आपको ई नोट्स और ई बुक्स चाहिए तो उनके लिंक्स भी आपको प्रोवाइडेड हैं ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जाके इजीली विजिट कर ही सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियोस चाहिए तो आपको उनके एक्सेस के लिए www.magnetbrains.com ये वेबसाइट भी अवेलेबल है, वहाँ पर भी आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। और अभी 6th से लेकर 12th तक के सभी नोट्स भी आप यहाँ ग्रैब कर सकते हैं स्टूडेंट्स, तो कहीं परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है, इतना सब कुछ आपके लिए इजीली अवेलेबल है। अब ये जो वीडियो है इसे तो आपको लाइक करना ही है, शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करना है। और अगर आपने अभी तक मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी वक्त इसे सब्सक्राइब कीजिए। अपनी 10th की प्रिपरेशन करते रहिए, अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, तो प्रिपरेशन करते रहिए एंड सी यू सून। थैंक यू सो मच।